नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। दिवाली का मौका है और इस मौके पर हमारे साथ हैं HDFC म्यूचुअल फंड के MD नवनीत मुनोत। इन्होंने लाखों भारतीयों को, भारतीय निवेशकों को इन्हीं दो किरदारों के बीच में झूलते देखा है। नवनीत, आपका स्वागत है हमारे इस विषय समृद्धि शास्त्र में जो इस कार्यक्रम में, जिस पर जो विशेष तौर पर केंद्रित है हमारे निवेशकों की समझ को लेकर और उन्हें जो आजकल चल रहा है उसकी गहरी न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, और आपके सभी निवेशकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला वर्ष आपके लिए मंगलमयी हो, अगला वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा आपका, समृद्धि शास्त्र। आप नवनीत को हमने इसलिए इस कार्यक्रम में आज रखा, और वो भी दिवाली के समय, क्योंकि नवनीत मुनोत को मुंबई की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और BFSI में एक मनी मैनेजर से ज़्यादा एक मनी मांग का दार्शनिक जैसा माना जाता है। वो अक्सर बोर्ड रूम में मांडुक्य उपनिषद के कोट उद्धृत करते हैं। उन्होंने भारत में पहली बार इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत की। ESG जिसको आज आप सुनते हैं, ये उस समय भारत में बिल्कुल नया शब्द था। उन्होंने धर्म को और धार्मिक मान्यताओं को, सिद्धांतों को बिजनेस फिलॉसफी के संदर्भ में से जोड़ा भी है और उन्हें अपनाया भी है। नवनीत के बारे में एक खास बात आपको बताते हैं, जिसके बाद आपको उनका सफ़र अपना सा लगेगा। राजस्थान का एक बेहद शांत कस्बा है ब्यावर, वहाँ से आते हैं, जहाँ सीमेंट तो मजबूत बनता है लेकिन सपने कमज़ोर रहते हैं। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की IPO में। तब मार्केट की बारीकियाँ नहीं पता थीं, शेयर के चाल की जिज्ञासा थी केवल, और यहीं से उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा जो आज उन्हें यहाँ लेकर आई है। मुनोत HDFC एसेट मैनेजमेंट के MD हैं, जो 8.5 लाख करोड़ की एसेट संभालता है। इतना बड़ा है कि कई देशों की GDP भी छोटी पड़ जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात है कि CA परीक्षा में ऑल इंडिया में 50वीं रैंक पाने वाले नवनीत ने एक बार कहा था कि अगर मुझे एक अंक भी कम मिलता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता। तो ब्यावर से HDFC तक जो मुनोत का सफ़र है वो किसी आम मध्यम वर्गीय भारतीय की यात्रा जैसा है। इसलिए आप उनके जवाबों में वो ज़मीनी समझ और वो दर्शन महसूस करेंगे जिसकी इस वक्त भारतीय बाजार में निवेशकों को सर्वाधिक ज़रूरत है, जब वो देख रहे हैं कि बाजार किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, विदेशी निवेशक कुछ कर रहे हैं। भारत का इन्वेस्टमेंट उद्योग और म्यूचुअल फंड उद्योग और BFSI प्रोडक्ट इनोवेशन से जैसे एक्सप्लोड कर रहा है, जैसे हर रोज़ नए प्रोडक्ट इनोवेट होकर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस दिवाली हमें लगा कि हमें सबसे अच्छे शास्त्रा की ज़रूरत है, जो कि HDFC म्यूचुअल फंड के MD तो हैं ही, इसलिए उनसे बेहतर हम उद्योग को भी और निवेशकों को भी को समझने वाला हमारे पास कोई नहीं है। मुनोत, आपका स्वागत। हम शुरू करते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने तो बहुत ही गहराई से देखा है, कहाँ से मैं जन्मा, कहाँ पढ़ा, कभी निवेश किया, और आपने बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक अच्छे तरीके से रिसर्च करा आपने काफ़ी। पर आपका जो शास्त्र पे ना, मुझे एक बात ध्यान आई। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि चत्तारी परमम गाणी दुल्लहानी है जंतुणो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजम मी वीरियम, कि 4 चीज़ें बहुत दुर्लभ है मिलना। सबसे पहला, मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। तो भारत की कोई भी परंपरा हो, हर चाहे वेदांत देखिएगा, बुद्ध की देखिएगा, महावीर की देखिएगा, नानक की देखिएगा, किसी को भी पढ़िएगा, कबीर को पढ़िएगा, सबने कहा है कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और अगर मानव जीवन मिल जाता है तो उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। महावीर कहते हैं समयम गोयमा माँ पामाए, हे गौतम पल भर भी प्रमाद मत कर, बिकॉज एक एक पल की कीमत है। कितने जन्मों के बाद आपको मानव जन्म मिला है, और कब मानव जन्म मिलेगा पता नहीं है हमारे को। दूसरा, जीवन में शास्त्र मिल जाना। आपको मानव जीवन भी मिल गया, लेकिन आपको एक ऐसा माहौल नहीं मिला, एक ऐसा परिवार नहीं मिला, एक ऐसा समाज नहीं मिला जहाँ आपको अगर शास्त्र की और श्रुति की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप एक शास्त्र के नाम से बात कर रहे हैं, श्रुति की बात कर रहे हैं। तीसरा है श्रुति के प्रति श्रद्धा होना, ये भी बहुत जरूरी है। अभी लोग आज ये पॉडकास्ट तो सुन लेंगे, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है इस पर, श्रद्धा में, अंधविश्वास में, श्रद्धा में बहुत बड़ा फर्क है। और ये हमारी मान्यता है, ये हमारा ही एक दर्शन है भारत का, जहाँ पर श्रद्धा अलग है और अंधविश्वास बिल्कुल अलग है। तो श्रद्धा होनी चाहिए कि सीखने की एक आप में भावना हो और आप उसका आदर करें। पर चौथा जो सबसे बड़ा जरूरी है, उसको कहते हैं वो
संयम में पराक्रम, मतलब अगर उसको आपने जीवन में नहीं उतारा तो वो ज्ञान की और वो ज्ञान में श्रद्धा होने की भी महत्ता नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आपने जब नाम इसका रखा समृद्धि शास्त्र की, कहीं ना कहीं श्रुति से आपने उसको जोड़ा, कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से उसको जोड़ा। और समृद्धि पर एक ही बात कहूँगा अंशुमन जी कि हमारा जो समाज है, चाहे लोग कुछ भी कहें, आपने 1975 की जब बात करी उस समय अर्थव्यवस्था की, राजनीति की एक स्थिति थी, लेकिन सदियों से, हजारों सालों से समृद्धि को एक राजनीति के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। तो जो सेठ शब्द आता है वो आता है श्रेष्ठ से। जो गांव में सबसे श्रेष्ठ है वो सेठ है। इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि धनाढ्य है, बिकॉज वो जॉब क्रिएट करता है, वो इनकम क्रिएट करता है, उसकी इनकम होती है तो टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस आते हैं तो सरकार चलती है, सुरक्षा होती है, नागरिकों की सुविधाएं बनती है। तो उसकी एक बड़ी महत्ता रही है हमारे यहाँ पर, और उसको एक बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा गया है। तो जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो, और अब तो म्यूचुअल फंड के जरिए हर भारतीय के पास एक मैं कहूँगा एक आशा की किरण है कि हर आदमी एक अपना वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग जब चर्चा शुरू करेंगे नवनीत मुनोत के साथ बात करने का, यही सबसे बड़ा लाभ है कि वो जैन धर्म के और जैन दर्शन के जो सूत्र आपको सुना रहे थे, और बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये कि जैन धर्म जो संयम का, निष्प्रहता का त्याग का, और उस स्तर तक के त्याग की बात करता है कि व्यक्ति अपनी समृद्धि के शिखर पर सब कुछ त्याग कर संत हो जाता है, जो कि जैन धर्म की अपनी परंपराओं में से। वो नवनीत मुनोत आपको ये भी बताएंगे कि समृद्धि को कैसे संतुलित करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि मुंबई की बीएफएसआई उद्योग में उनको दार्शनिक और मांग माना जाता है। सर, पहला सवाल ये, 27,000 करोड़ के आसपास एसआईपी का कंट्रीब्यूशन पहुंच गया। आपने कहा था पार्टी शुरू हुई है अभी अब ये पार्टी जो इस समय चल रही है, इसमें एसआईपी का अनुशासन टूट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। हमने देखा इस साल कई बड़े क्लोजर भी आए एसआईपी के, हालांकि उनके बाद रिकवरी आई। निवेशकों की एक्सपेक्टेशन और बाजार के रिटर्न अब मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पीछे से एक बड़ा रिटर्न लेते हुए आए। ऐसी स्थिति में आप कैसे इस पूरे परिदृश्य को अपने फंड मैनेजमेंट में शामिल करते हैं और निवेशकों को बताते हैं कि उन्हें कैसे समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और अपेक्षा क्या है? सितंबर के महीने में 29,200 करोड़ का आंकड़ा बना है एसआईपी का, और ये जो विश्वास बना है पिछले कई वर्षों से, 2017 में करीब 4,000 करोड़ महीने था, 2019 में 8,000 करोड़ महीने हो गया, 8,000 से 16,000 हो गया, 16,000 से 26,000, और अभी 29,000 करोड़ हो गया। तो हर बार मेरे से लोग पूछते हैं कब तक चलेगा। मैंने कहा भाई अभी तो शुरू हुआ है, क्योंकि आज भी कितने से निवेशक है, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखेंगे तो करीब 5.5 करोड़ निवेशक है। HDFC AMC में हमारा सौभाग्य है कि करीब 1 करोड़ 40-45 लाख निवेशकों का हम पैसा मैनेज करते हैं, पर अभी भी बहुत भारतीयों तक पहुंचना है, अभी भी बहुत लोगों तक पहुंचना है। और अभी हम एमफी में 2 आंकड़े देते हैं, एक तो देते हैं महीने में कितनी एसआईपी आई है, और दूसरा कितने लोगों ने, कितने अकाउंट्स उसमें से हुए। तो आप अकाउंट भी देखोगे तो हर महीने बढ़ रहे हैं। कई बार ये मिथ भी हो जाता है, अरे कहीं तो कैंसिल भी हो रही है, नेट नंबर क्या है, ग्रॉस नंबर क्या है। ये 29,200 करोड़ वो नंबर है जो महीने में आदमी का एक क्रेडिट हुआ है एसआईपी के अकाउंट में, म्यूचुअल फंड को वो पैसा मिला है, और जितने लोगों ने वो किया है उसका भी आंकड़ा हर महीने हम दर्शाते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं लंबे समय का, आज हमारे कई फंड्स हैं जो 20, 25, 30 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने मेरी बात करी कि मैंने 1982 में 11 साल की उम्र से निवेश किया, पर मैंने वो बाजार में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। हम पहले बात कर रहे थे 80 के दशक की, 90 के दशक की, 2000 के दशक की, तो लोगों ने इतने उतार चढ़ाव देख लिए। लेकिन लोग देख सकते हैं कि 30 साल में अगर नियमितता से मैंने निवेश किया, 1,000 रुपये महीना भी लगाया, 500 रुपये महीना भी लगाया, तो आज इतनी बड़ी रकम हो गई। तो अगर बाजार 1 साल नहीं चले, अगर बाजार 6 महीने नहीं चले, तो भी लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं लंबे समय तक निवेश करूंगा तो मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये जो एक मैं कहूँगा एक विश्वास बनता जा रहा है, ये जो एक समझ बढ़ती जा रही है, ये जो एक जागरूकता बढ़ती जा रही है, ये बाजारों के लिए बहुत अच्छी है और निवेशकों के लिए बहुत अच्छी है। सर, एमफी के आंकड़े हमारे पास आते हैं, हम लोग उसके बड़े ट्रेंड देखते हैं, आप उसके भीतर से आते हैं। कोई ऐसी बड़ी खास महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने पिछले 5-6 महीनों में देखी? पिछले 5-6 महीने भारत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए जनवरी के बाद से बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे, हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी। अच्छा, अगर उसे थोड़ा और 6 महीने पीछे खिसका दें इस टाइम पीरियड को, तो हमने पूरा स्मॉल कैप का एक एक्सप्लोजन देखा, मिड कैप का, उसके बाद फिर उसका करेक्शन देखा। तो
ये जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं इसके भीतर से आपको कोई बहुत ऐसी खास बात जो आपको ऐसा लगता है कि निवेशक को समझनी चाहिए, वो क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो आप देखिए, जैसा आपने कहा कि एक साल से बाजार में रिटर्न कम बने, फंड्स होंगे जो 5-6% दिए हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे तो उसने बहुत ख़राब किया है जो डायरेक्ट स्टॉक्स में जिन्होंने निवेश किए हैं। आप ज़्यादातर निवेशकों से पूछिए तो वो ये कहेंगे, अरे कल बाजार में दिखा रहे थे 1 साल का नया हाई है, मेरा पोर्टफोलियो तो 20% नीचे है, 25% नीचे है। पर म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स देखोगे तो वो वहाँ से काफ़ी बेहतर है। और पहले जो आप पैसिव और एक्टिव की बात कर रहे थे, तो मैं उतना सा कह दूं कि एक्टिव फंड्स ने बहुत अच्छा किया है कई वर्षों से। और हमारा तो जैसे मैंने कहा कि 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग देख सकते हैं कि एक्टिव फंड्स ने क्या वैल्यू जनरेट करी है। तो एक जो बड़ा ट्रेंड है कि लोगों में एक नियमितता ही बढ़ती जा रही है कि यार बाजार में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जिस दिन बाजार नीचे होता है, जिस महीने बाजार नीचे होता है, उस महीने एसआईपी का नंबर टूट नहीं रहा है, उस महीने में लोग एसआईपी बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक बड़ी जागरूकता है। दूसरा एक जो बड़ा ट्रेंड है, जो B30 हम हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं, जो बियॉन्ड टॉप 30 टाउन्स है, वहाँ से नई एसआईपीज का नंबर रेगुलरली करीब करीब हर महीने बढ़ रहा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, आप कहीं मेरठ जाइए, आप पानीपत जाइए, आप सोनीपत जाइए, आप जालंधर जाइए, आप कोई अलवर जाइए, अब जब आगरा जाइए, वहाँ पर आपको जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कहीं पान वाले की दुकान पर रहिए, कहीं कचौरी खाते हुए लोग बात कर रहे हैं, कहीं शाम को कहीं बैठ के बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक कॉन्वर्सेशन आ रहा है। पहले एक पॉलिटिक्स का था, एक बॉलीवुड का कॉन्वर्सेशन था, बाजार का कॉन्वर्सेशन भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। और बाजार के कॉन्वर्सेशन में भी ये नहीं कि कैसे पैसा बना लें टिप दे के, धीरे धीरे लोगों का ये मंतव्य बन रहा है कि नहीं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा बनाया जा सकता है। विमेन में जागरूकता बढ़ रही है, अगर हम नंबर देखते हैं तो उनका प्रमोशन बढ़ रहा है, महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है, बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है। जो आपने कहा, आपने बाजार का पूरा दौर देखा, आपने कई ब्लैक स्वान इवेंट भी देखे, एज मैनेजर 2008 का ब्लैक स्वान इवेंट देखा, वो भी देखा। ऐसी स्थिति में जब बाजारों में एक परिस्थिति है, अभी हमने पिछले 1 साल के भीतर अगर आप देखें तो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी का इतना लंबा फेस हमने नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि जो वॉलेटिलिटी के फेज शुरू हुए हैं स्पेसिफिकली पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बाद से, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के रिस्क मैनेजमेंट के तौर तरीकों में कोई बदलाव हुआ है, और वो बदलाव निवेशकों को जानना ज़रूरी है? ये एक लंबी यात्रा रही है। हमने अभी 30 साल, मेरा सौभाग्य था, मैं एमफी का चेयरमैन था, अभी मैं एमफी के बोर्ड पे हूँ। तो पिछले हमने एक 30 वर्ष का हमारी वर्षगांठ बनाई एमफी की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उससे भी पहले से है। बट 30 वर्षों में ये एक यात्रा रही है। जब आज 90 के दशक में जब फंड्स आते थे, उस समय जो आज सेबी का रेगुलेशन था और आज में बहुत फ़र्क हो गया है। ट्रांसपेरेंसी का लेवल, जो पारदर्शिता है, वो बहुत बढ़ गई है। हमारी इंडस्ट्री की एक कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को पारदर्शी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्क्लोजर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को समझाएं और वो हर बारीकी पहलुओं को समझ पाएँ। अब फैक्टशीट पर आप देखोगे, एमफी की वेबसाइट पर जाओगे, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और लोगों में धीरे धीरे समझ बढ़ती जा रही है। उतने वर्षों में कई सारी चीज़ें हुई है। 2018-19 के पहले जैसे क्लासिफिकेशन की जो एक बात होती है कि आपने बोला लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ऐसा नहीं था 2008 के पहले, 2018 के पहले कि भाई लार्ज कैप है तो वो लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 स्टॉक्स, अगले 150 स्टॉक इसका मतलब मिड कैप, उसके बाद वाले वो स्मॉल कैप है। अगर मल्टी कैप है तो आपको 1/4 मिड कैप में, 1/4 लार्ज कैप में, 1/4 स्मॉल कैप में लगाना ही है और बाकी का आप कहीं लगा लीजिए। तो इस तरह का जो एक क्लासिफिकेशन वो पहले नहीं था। तो एक यात्रा रही है। हर बार अगर कुछ भी बाजार में हुआ है तो इंडस्ट्री ने उससे सही सीखा है और इसी तरह से अच्छे परिणाम रहे हैं इंडस्ट्री के। एक सवाल जो आपसे निवेशक जरूर जानना चाहेंगे, आप इस पूरे दौर में, पिछले 1 साल के दौर में जिस एक कैटेगरी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उस कैटेगरी के सबसे अच्छे फंड को चला रहे हैं, वो फ्लेक्सी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, जो हमें दिखता है लगातार एमफी की आंख के डेटा में कि इन्वेस्टर्स ने इस बाजार के उतार चढ़ाव में फ्लेक्सी कैप को चुना। तो ऐसा क्या जादू है उस फंड मैनेजमेंट में HDFC के कि HDFC फ्लेक्सी कैप ने इस कंप्लीटली वोलेटाइल और अनप्रेसिडेंटेड बाजार के भीतर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप ने? उनका आशीर्वाद है। 30 साल की ट्रैक रिकॉर्ड है सब फंड्स की। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड भी 30 सालों से ज़्यादा से बाजार में है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है
कि वो चाहे लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए या स्मॉल कैप में लगाए, अलग अलग सेक्टर्स में लगाए, अलग अलग सेगमेंट बाजार में लगाए, कोई वैल्यू स्टॉक है, कोई ग्रोथ स्टॉक है, आप कोई भी तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो का चयन कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो 2-3 साल पहले जब लग रहा था कि भाई स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, तो वो थोड़ा से ज़्यादा थे। जब 1-1.5 साल पहले ऐसा लगा कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, लार्ज कैप्स में कंफर्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर लार्ज कैप में झुकाव बढ़ गया, प्रपोर्शन आप देखोगे पोर्टफोलियो का तो वो बढ़ गया। तो वो सब एक फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से, और ये तो काफ़ी क्रेडिट हमारी रिसर्च टीम को जाती है कि आप सही स्टॉक का चयन करें कि जहाँ पर बाज़ार के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स आए। क्योंकि बाकी फ्लेक्सी कैप फंड भी हैं बाजार में, पर एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप को 4 चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है एक फंड हाउस में अच्छा रिटर्न देने के लिए लंबे समय के लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है एक तो क्लैरिटी ऑफ मैंडेट, कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं फंड में। तो एक तो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है भाई फ्लेक्सी कैप ये कर सकता है, स्मॉल कैप ये कर सकता है, लेकिन एक फंड हाउस की एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। तो अभी 30 साल से फंड मैनेज कर रहे हैं, तो एक फिलॉसफी जो फंड की बनी हुई है वो आप 30 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसमें आपको झलक जाएगी। दूसरा होता है रिसर्च, आपका रिसर्च कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो एनालिस्ट होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको जिस तरह से वो कंपनियों को मिलते हैं, जिस तरह से उनका बिजनेस देखते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स को मिलते हैं। कोई सीमेंट कंपनी है तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मिल रहे हैं, आप बाजार में जा करके देखते हो, आप प्लांट पे जा करके देखते हो, आप पॉलिसी को देखते हो, दुनिया में वही बिजनेस में बाकी जगहों पर क्या हो रहा है उसको देखते हो, तो आप एक बड़ी उसकी गहरी पकड़ रखते हो, एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो, आप प्रोजेक्ट करते हो, तो वो एक बहुत गहरी समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरा होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, कि रिसर्च एनालिस्ट तो आपको ये सब बता देगा। सपोज मन तो 400-500 स्टॉक्स को रिसर्च एनालिस्ट कवर करते हैं, बहुत ही डीप कवर करते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर को तो 50 स्टॉक का चयन करना है उसमें, और उसमें भी एक स्टॉक में 7% वजन रखना है कि 5% वजन रखना है, वो एक बड़ा कॉल है। बेंचमार्क में 10% है, अब आप 5 रखो कि 7 रखो कि 0 रखो, बेंचमार्क में तो स्टॉक नहीं है वो, लेकिन आपको 3% लेना है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। तो वो जो है वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, पोर्टफोलियो मैनेजर का कमाल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब आपने कर दिया, लेकिन आपका सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, सही गवर्नेंस नहीं है, सही पेडिग्री नहीं है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन नहीं है, आप लंबा नहीं सोचते हो, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है पर्पस नहीं है कि यार हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। ये हमारा बहुत ही नोबल जॉब है, हम किसी दूसरे आदमी का पैसा मैनेज कर रहे हैं। जो आदमी आज भिवाड़ी में बैठा है, जो आदमी आज कहीं पर जौनपुर में बैठा है, वो भी 1000 रुपये महीने का लगा रहा है। अभी उसको मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूं, मैं अल्फ़ा बता दूं, बीटा बता दूं, उसमें टर्नओवर रेशो बता दूं, उसको सारे इंफॉर्मेशन रेशो बता दूं, रिस्कोमीटर बता दूं, पर कहीं ना कहीं वो एक आदमी विश्वास करता है कि यार हमने HDFC में पैसा लगाया, तो वो विश्वास इन्वेस्टर का कभी हिले नहीं। तो वो एक पर्पज़ होना, वो एक सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप होना, वो एक दायित्व की भावना सुबह से शाम रखना कि यार प्रभु कुछ गलती मत करा देना, किसी दूसरे का विश्वास लेकर के हम बैठे हैं, मुझे लगता है कि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो पूरी आपकी जो टीम होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दायित्व की भावना बड़ी गहरी होनी चाहिए। सर एक सवाल जो अक्सर निवेशक समझ, क्योंकि निवेशक सीख रहे हैं और अब तो अब पोर्टफोलियो ओपन है, रिस्कोमीटर है, लोगों के पास समय है, लोग धीमे धीमे अपने पोर्टफोलियो एनालाइज करना सीख रहे हैं, जैसा कि हम लोगों से बात करते हैं स्टॉक्स तो वही हैं, 100-200 स्टॉक्स हैं, वही 150 नहीं है। एक बात भारत के बाजारों में जो परिवर्तन हो रही है बहुत बड़ी है कि इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स बढ़ रहा है, यूनिवर्स का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी नई कंपनियां भी लिस्ट हो रही हैं। कई पुरानी जो बहुत ही छोटी कंपनियां थी, बहुत ही छोटी कंपनियां थी, क्योंकि वो बिजनेस में का पूरा क्षेत्र ही छोटा था, बिजनेस में संभावना ही बहुत कम थी। अब जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, जब हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, 2 ट्रिलियन की बने, 3 की बने, अब 4 की बन गए, 6 की बनेंगे, 8 की बनेंगे। 80 करोड़ की पॉपुलेशन थी जब आपने 1970-80 की बात करी, तो आज 140 करोड़ लोग हैं, और विश्व में संभावनाएं बढ़ रही है। तो बिजनेसेस सैकड़ों ऐसे हो गए जो हमारे तरह के संस्थागत निवेशक हैं वो आज देख पाते हैं। ये मैं आप बात कर रहे हो शायद 20 साल पहले की, 15 साल पहले की, कि यार भाई 100-200 है उसमें से ही आपको लेना है। नहीं, लेकिन जैसे अगर हम पोर्टफोलियोज देखें और सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज देखें तो हमको सिमिलर कंपनीज लार्ज कैप, स्मॉल कैप में होता है मूव करते दिखाई देती हैं। इतनी बड़ी है, कुछ आज जो बैंक है, कुछ ऐसी कंपनियां वो इतनी बड़ी हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ज़्यादातर फंड्स में कहीं ना कहीं उनका वेट उनका मिल जाएगा। अभी इंडेक्स में किसी कंपनी का वेट 8%, 9%, 10% है, और कई तो कुछ हमारे ऐसे फंड हो गए, जैसे हमारा फोकस्ड एक्विटी फंड है, आप अगर उसको देखोगे तो हो सकता है कंपनी का वेट शायद 8% हो और उसमें 0 वेट हो, क्योंकि वो फोकस्ड एक्विटी 30 स्टॉक ही रखता है मैक्सिमम। तो ये जो
इस यूनिवर्स में ऐसा क्यों होता है? ये इन्वेस्टर्स की बहुत कॉमन सवाल है कि एक ही जॉनर का, एक ही तरीके के रूल्स में चलने वाले दो फंड्स अलग अलग रिटर्न क्यों देते हैं? ये मतलब ये ऐसी पजल है। तो मैंने आपको ये ऐसी पजल है जो निवेशक कई तरीके से बता सकते हो। जैसे मैंने 4 चीजें बताई सबसे पहले कि भाई आपके फंड की फिलॉसफी क्या है, वो क्लियर है क्या, और कितने साल का एक्सपीरियंस है, पेडिग्री क्या है फंड हाउस की, आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपके प्रोसेस क्या है, आपका रिसर्च का रिगर क्या है, आपका गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग मतलब मैं आज टीवी पर आ जाता हूँ, मैं आज यूट्यूब पर आ जाता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ, मेरा आप इंटरव्यू छाप लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत सॉलिड है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कई तरीके से समझाने का, जैसे इक्विटी बाजार में आप अल्फा की बात करते हैं कि इंडेक्स के ऊपर रिटर्न देते हैं, वो जो एक तो कीमिया, जो एक खास कीमिया, एक फार्मूला है। से बताता हूँ तो वो जैसे कीमिया है वो धीरे धीरे बनता है। 3 चीजें हैं, जैसे एक होता है मार्केट टाइमिंग, कि आपने भाई यार ये बाजार मंदी लग रहा है तो मैंने कैश बढ़ा लिया, बाजार तेजी लग रहा है तो कैश पूरा डिप्लॉय कर दिया, एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है सेक्टर एलोकेशन करना, अरे यार बैंकिंग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आईटी अच्छा लग रहा है नहीं करना, तो किसमें कितना एलोकेट कर दिया इंडेक्स के सामने। तीसरा होता है बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन, मतलब ये कंपनी अच्छा करेगी, ये बिजनेस अच्छा करेगा, ये मैनेजमेंट अच्छा है, इसमें कुछ संभावना है, वो चुना। तो ये 3 चीजें करते हैं। अभी उसमें से हमारा जो है एज ए फंड हाउस एचडीएफसी का, मार्केट टाइमिंग पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत बड़ा वो टाइम कर लेना बड़ा मुश्किल काम है। आप सब कुछ सोच रहे हो और अगले दिन ट्रंप ने कुछ बोल दिया, वो आपके हाथ में नहीं है कुछ, मतलब वो बहुत मुश्किल होता है, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर। जो सेक्टर एलोकेशन होता है वो भी कुछ करते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि फोकस रहता है वो होता है बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पर। बिजनेस को समझना, मैनेजमेंट को समझना, वैल्यूएशन को समझना, कहीं हम ओवर हाइप तो नहीं देख रहे, कहीं हम बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देख रहे हैं जो बाजार नहीं समझ पा रहा है। तो उन गहराइयों को समझना, उन बारीकियों को समझने में ही मजा है। अच्छा। और लंबे समय में आप क्या स्टॉक अवॉइड करते हैं और क्या स्टॉक आप ज़्यादा लेते हैं, उस पर पूरा, जिसको मैं कहूँ कि हमारे वही सीक्रेट फार्मूला है। हाँ, मतलब जिसको बस वही खेला है, वही खेला। एक नवनीत मुनोत की एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है टाइमिंग और टाइम की, इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम लोग अभी पहले भी चर्चा कर रहे थे। नवनीत, इन्वेस्टर हमेशा टाइमिंग और टाइम के बीच में फंसा रहता है। टाइम मार्केट को टाइम करना चाहता है मार्क टू मार्केट रिटर्न्स के लिए, जो हो पाते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, किसी दिन किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी दिन नहीं होती है, और वो टाइमिंग मिस कर जाता है कि टाइमिंग क्या है। तो ये जो पूरी पजल है, पूरी जो पहेली है इसको जरा सुलझाइए आप और लोगों के लिए बताइए कि कैसे समझें कि टाइमिंग और टाइम का फर्क क्या है बाजार में। अभी अंशुमन जी, आप तो इतने समझदार हैं और इतना अच्छा समझाते हैं, आपने तो खुद नहीं बोल दिया लॉटरी लग जाती है। तो वो जो टाइमिंग वाला है वो तो लॉटरी वाला है। राइट, अब आपकी लॉटरी लग गई, कभी आपने कुछ टाइम पे कर लिया, लेकिन वो फॉर्मूला लंबे समय तक नहीं चल सकता। मैं आपको अभी उदाहरण देता हूँ 5 साल पहले का। तो फरवरी 2020 में 12,000 का निफ्टी था, और सडनली कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो 7700 का निफ्टी आ गया मेरे ख्याल में 24 मार्च के आसपास। 18 फरवरी से 24 मार्च के बीच में मोटा मोटी 4 दिन इधर उधर 12,000 का निफ्टी 7700 आ गया। अब सपोज अब आपको लगा अब तो स्थिति बहुत खराब है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद है, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, और बाजार नीचे रहा 2-4-6 महीने 8 महीने तक। यार अभी तो बाजार जब चलेगा तब लगाएंगे, जब वैक्सीन बनेगी तब लगाएंगे। तो जो 7700 से वापस 12,000 गया अगले साल, आप वो पूरा समय मिस कर गए, राइट। तो वो टाइमिंग कर लेना बहुत बहुत मुश्किल है। अब कोई ये कह सकता है कि अगर मैं 12,000 पे लगा दिया और बाद में 7700 हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अगर आपने बाजार देखा ही नहीं तो आज तो 25,000 है वापस फिर भी। और अगर आप SIP कर गए तो आपने नीचे के भाव में भी यूनिट ज़्यादा एक्यूमुलेट कर ली। मैं एक बात और बताऊँ आपको, एक बड़ा मिथ है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि कई जने बोलते हैं कि यार सोने चांदी के भाव बहुत बढ़ गए तो एक वेल्थ इफेक्ट आएगा भारत में, क्योंकि लोगों के पास तो बहुत सोना है, बहुत चांदी है घरों में, तो एक वेल्थ इफेक्ट आएगा। मैंने कहा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है भारत में, जब सोने और चांदी के भाव बढ़ते हैं ना, तो आप अपने आप को धनी नहीं महसूस करते हो, क्योंकि आप अपने आप को गरीब महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैं आगे
ऊपर में खरीदूंगा। हाँ जबकि शेयर बाजार में जब भाव बढ़ता है ना तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वो एनएवी दिखती है वहाँ पर। आपका कोई प्लॉट है, वो उसका भाव बढ़ता है, कोई आदमी आपको भाव बताता है तो आपको अच्छा लगता है, अरे यार मैंने प्लॉट लिया था, उसका आज पैसे मेरे इतने हो गए। आप खर्चा ज़्यादा कर देते हो, वेकेशन पे खर्चा ज़्यादा कर देते हो, गाड़ी बड़ी ले लेते हो, घर में कमरा ज़्यादा बना लेते हो। ये पता नहीं गोल्ड सिल्वर में ऐसा नहीं होता है। जो एसआईपी में ना वो लॉजिक लगाना चाहिए। अगर आप एसआईपी के निवेशक हो, आपने 2 साल पहले ही निवेश करना चालू किया, आपको तो अभी 10 साल और करना है, तो बाजार अगर नीचे रहा 1 साल तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को यूनिट और ज्यादा मिलती जा रही है। equalization। अगर बढ़ते ही रहेगा और मैं मेरा सीएजीआर देखो, अभी 2 साल पहले तो 20-20% के साल के रिटर्न आ रहे थे, तो वो तो सब मतलब पॉसिबल ही नहीं था ना। कैसे बढ़ता है जब नॉमिनल इंडिया की रियल जीडीपी अगर बढ़ रही है 7-8%, नॉमिनल जीडीपी अगर 11-12 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अभी तो 10% ही है, 10% से तो नीचे फिर है। कॉर्पोरेट्स के मुनाफे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे जैसे फंड मैनेजर और कोशिश करेंगे बेटर लाने की, लेकिन 20-25 तो नहीं बन सकता हर साल। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि यार बाजार कम बढ़ा और 1 साल कम बढ़े तो मेरी यूनिट्स ज्यादा आती यूनिट रहेगी। एक्यूमुलेट होंगे। ये सोने चांदी में लोग ये लॉजिक लगाते हैं, पर ये मैं कहीं ना कहीं वो लॉजिक अभी तक बना नहीं है। सोने चांदी में आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं टाइमिंग वाले सवाल को थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ अपने दर्शकों के लिए। आप अक्सर एक कहते हैं टाइम कि करने की कोशिश मत करिए, टाइम ये करने की बड़ा बिल्कुल मुश्किल कोशिश है, मत करिए। हाँ, बहुत मुश्किल है। आप अक्सर कहते हैं कि अगर आपने पूरे साल में या पूरे महीने में वो 5-6-7 दिन गंवा दिए तो हो सकता है साल भर का रिटर्न ही हाँ, नहीं ये आया। थ्योरी क्या है? ये सारे आप कहीं भी ऐसे ही आप ढूंढ लेंगे गूगल पर तो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी किताबें लिखी गई है कि अगर आप 100 साल का बाजार का इतिहास देखोगे अमेरिका में कई जगहों पर जहां पर ट्रेडिंग हिस्ट्री अवेलेबल है, उसमें से अगर आपने 20 या 30 दिनों तक 50 दिनों तक आप अगर निवेशित नहीं थे, उस दिन निवेश नहीं था, और वही सबसे अच्छे दिन हुए, वही सबसे अच्छे दिन हुए, तो फिर रिटर्न तो फिर आपका रिटर्न खत्म हो आपका गया, रिटर्न ही नहीं बना। तो ये जो लगातार बने रहने का टिके रहने का की थ्योरी। हम सोने चांदी पे आते हैं। सोना रिकॉर्ड है, सिल्वर में बुल रन है। हालांकि म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए इसको देखने का तरीका बिल्कुल दूसरा है। अब इधर हमने ईटीएफ्स में और सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट देखा है, लेकिन इन दोनों मेटल्स के इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट पे निवेश की इसकी संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं इस समय, जबकि हमें दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी से ज़्यादा चर्चा ईटीएफ की और सिल्वर के गोल्ड के फंड्स की है। एक बात तो ये है कि जो इतने वर्षों से खाली लोग बाग ज्वेलरी खरीदते थे या कोई नहीं खरीदते थे, उसकी जगह ईटीएफ पर रुझान बढ़ गया, गोल्ड फंड ऑफ फंड, सिल्वर फंड ऑफ फंड पर रुझान बढ़ गया। उसमें कन्वीनियंस है, लिक्विडिटी है, आप इंस्टेंटली कभी भी बेच सकते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंसी है, यानी भी आपको मिल जाती है। अभी आप ज्वेलरी में तो पता नहीं कितने टका उसके अंदर गोल्ड है, वापस जब देने जाएंगे तब कितना मिलेगा आपको इतना पूरा पता नहीं है, तो उसका एक फ़र्क है। अब एक बात मैं आपको कहूँ वहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी निवेशकों को पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न देख के कोई एसेट क्लास का एलोकेशन बढ़ाना और घटाना नहीं चाहिए। एक समय था वो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए तो लोगों ने पूरा पैसा वहीं लगा दिया। अभी 2-3 सालों से क्योंकि सोने चांदी ने ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो ऐसा नहीं क्या सोना चांदी में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। शेयर बाजार में 1 साल से रिटर्न नहीं आया तो अपना इक्विटी फंड्स में कम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग समयों पर अलग अलग एसेट क्लासेस अच्छा रिटर्न देती है। कभी फिक्स इनकम चलता है, कभी इक्विटी चलती है, कभी गोल्ड सिल्वर चलता है। लंबे समय में विश्व का इतिहास देखेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटी का रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में लंबे साइकिल होते हैं। अभी 2-3 सालों में, 5 सालों में तेजी चली है, लेकिन कई ऐसे भी वर्ष रहे हैं जब पर कई सालों तक नहीं चला है सोना चांदी। अभी आपने पूरा पैसा लगा दिया जब ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाई पर है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा ऐसा समय भी दिखे जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा नहीं आया। तो एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए और रीबैलेंसिंग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आज जाकर के इक्विटी और सिल्वर में बहुत एलोकेशन बढ़ा दें, नहीं करना चाहिए। सर, ये बात बिल्कुल सही है। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद 22-23 साल सिल्वर और गोल्ड साइडवेज ही मूव किए हैं। बुल रन्स बहुत छोटे रहे। 1982 से लेके 2002 तक $800 वाला गोल्ड $250 हो गया तो वो साइडवेज भी रहे या करेक्शन के मोड में रहे। तो बहुत छोटे बुल रन रहे हैं
गोल्ड और सिल्वर में, जिसमें एक 80s वाला था, वो बुल रन तो स्कैम था सिल्वर का, बाकी एक 80s का जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद आया था। वो हंट ब्रदर्स वाली $50 वाला जो का भाव हुआ था। $50 वाला भाव था, वो स्कैम ड्रिवन था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल बुल रन बन रहा है। एक जगह मॉनेटरी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जिसमें कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, डॉलर का डिवेल्युएशन है, और दूसरी जगह सिल्वर की बड़ी इंडस्ट्रियल डिमांड इमर्ज कर रही, जो शायद पिछले 50 सालों में नहीं देखी गई इतनी। अब मैं आपको खाली डॉलर डिवेल्यूएशन की बात बताता हूँ। कोई भी आदमी से पूछोगे कि लाइक भाई सोने चांदी क्यों खरीदो, अरे सर डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। अब एक डॉलर DXY करके है, डॉलर का इंडेक्स है जो करेंसीज के आगे में, वो पिछले 3 महीने में मूव ही नहीं हुआ है। हाँ, वही है, वो वहीं पे है। पर थ्योरी क्या है, सबको पूछा रहे सर डॉलर डिवैल्यू हो रहा है तो मैं सोना खरीद रहा हूँ। हो सकता है भविष्य में हो जाए, वो 96-97 के रेंज में भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है नैरेटिव क्या बनता है और रियलिटी क्या होती है। 3 महीने में डॉलर तो मूव ही नहीं हुआ है, वो तो 2% ही ऊपर नीचे हुआ है, और यहाँ पर सोने चांदी के भाव तो इतने बढ़ गए। तो कई सारी चीजें, अब ETF की भी बाइंग आ रही है, रिटेल में भी लोग, कहीं पे किसी ने वीडियो भेजा था, लाइन लगी हुई है एक ज्वेलरी स्टोर के बाहर लेने की। अरे भाई जब नीचे था तब तो ले लेते हैं। पर एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है सर, वो ये कि अभी की सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि ETFs में निवेश बढ़ रहा है, मार्केट से जो असेसमेंट आ रहे हैं वो गोल्ड के $5000 तक के जाने के असेसमेंट हैं, सिल्वर में एक और बुल रन के असेसमेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में लोग ETF को लेकर थोड़े सशंकित हैं कि फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर की अवेलेबिलिटी है मार्केट में बैक करने के लिए कि नहीं है। जैसे सिल्वर में भी हमने हाल में ये सिचुएशन देखी कि फिजिकल सिल्वर बाजार में अवेलेबल नहीं थी, लमसम बंद करना पड़ा, कई म्यूचुअल फंड्स ने अपना लमसम बंद किया। इसमें एक इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल है कि क्या गोल्ड और सिल्वर ETF इस लेवल पे, जब हम क्लियर फिजिकल मेटल की सप्लाई शॉर्टेज देख रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए, और चाहिए तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर के ETFs का कितना हिस्सा हो सकता है? एक तरीका है कि आप मल्टी एसेट में लगा दो, जहां पर आपको सब थोड़ा सा हिस्सा मल्टी एसेट में मिल जाती है, फिक्स इनकम में मिल जाती है, गोल्ड में मिल जाता है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप खुद ही एक अपना 5%, 10%, 15% जो भी आपको लगाना है, वो भी हर व्यक्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की नीड्स अलग है, हर व्यक्ति की का टाइम होराइजन अलग है, हर व्यक्ति की रिस्क एपेटाइट अलग है। आप कितनी घटबट झेल सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड में भी घटबट बहुत बड़ी हो सकती है। कोई फिक्स इनकम जैसी एसेट क्लास तो है नहीं कि भाई आपने 6% या 7% के बॉन्ड में लगाया और उतना आपके यहाँ रिटर्न आ जाएगा। जैसे इक्विटी वॉलेटाइल है, वैसे ये एसेट क्लास भी वॉलेटाइल, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ग्लोबल प्राइस है, एक रुपये की घटबट भी है, रुपये डॉलर की घटबट भी है, वो भी उसके अंदर आती है। और यहाँ पर फिजिकल में जो आपने बताया डिस्काउंट हो जाए या प्रीमियम हो जाए, तो वो सारे आपको देखना पड़ता है। इनफैक्ट वो 4-5-7 दिन तक प्रीमियम चली थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। कल तो वापस डिस्काउंट मिल रहा था ETF के अंदर। हाँ, कल डिस्काउंट पे भी ETF मिल रहा था। और ये सब समझना चाहिए बराबर। आप फंड ऑफ फंड में लगा रहे हैं तो सामने ETF में जो INAV है और ETF वाले प्राइस में कितना फ़र्क है वगैरह, इन्वेस्टर्स को पूरा सोच समझकर, सूझबूझकर, देखकर लगाना चाहिए। एक सवाल जो और इस समय लोगों के दिमाग में है, वो है एक्टिव और पैसिव फंड्स को लेके के ये सवाल बराबर चलता है। हमने SIP में जो ग्रोथ देखी, उसमें इस महीने पैसिव फंड्स में ठीक ठाक ग्रोथ आई है ETF में, और बाकी जगह है। आप इन्वेस्टर्स को क्या सुझाव देंगे? 2 अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर हैं। एक को लगता है कि जब बाजार वॉलेटाइल है तो इस समय कोई मार्केट टाइम नहीं कर पा रहा, म्यूचुअल फंड मैनेजर भी टाइम नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि आप पैसिव फंड में पैसा लगा लीजिए। कॉस्ट कम है आपकी, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं होती है, आप इसमें पैसा लगा के शांत, कई सारे मिथ हैं। शांत करिए, ऐसे नहीं होती है कुछ भी। देयर इज नो फ्री लंच इन द, हाँ मतलब है, लेकिन उतनी नहीं। वो आपको लगता है कॉस्ट आपको टोटल रिटर्न देख रहा है, आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। कई बार काफ़ी चीज़ें थेरीज में होती हैं, प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है, और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। आपको किस आदमी को क्या चीज़ एक नैरेटिव बनाना है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, वो आपको उससे ऊपर देखना चाहिए। और खुद अपना, जिसको कहूँ मैं, एक अपना रिसर्च करना चाहिए, अपनी समझ करनी चाहिए। आपके पास 30 साल का इतिहास है, जैसे मैंने कहा। आप हमारे फंड्स देख सकते हैं कि ये बेंचमार्क का रिटर्न था और ये फंड का रिटर्न था। लास्ट 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है। अगर 30 साल तक किसी फंड ने रिटर्न दिया है तो कोई साइंस है उसके पीछे, कोई आर्ट है उसके पीछे, कोई गवर्नेंस है उसके पीछे, कोई समझ है उसके पीछे, राइट। और बाजार इतने मौके देता है आपको। अगर जो आपने 3 या 4 चीज़ें बताई पहले, अगर वो एक फंड हाउस ने डाली है तो उसका फ़ायदा तो
इन्वेस्टर को हमेशा मिलेगा ही। और पैसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जब एक्टिव का रिटर्न कंपेयर कर रहे हो तो टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ कर रहे हो, लेकिन इंडेक्स फंड से उसको कंपेयर करिए, ETF से कंपेयर करिए तो रिटर्न और भी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे भी तो खर्चा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। पर हमारे HDFC AMC में हमारे तो सारे आपके पास दोनों, हाँ, पैसे फंड भी है। इन्वेस्टर को जो उनके एडवाइजर, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह से उनका पोर्टफोलियो बनाए, तो हमारे पास तो सारे प्रोडक्ट्स हैं। कई हमारे सारे इंडेक्स फंड्स हैं जो बहुत बड़े हैं इंडस्ट्री के अंदर, 20-25 साल से उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है जी। तो एक और सवाल जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, वो हमेशा 3 एसेट्स क्लास को देखता है जो लिक्विड या मूवेबल है। रियल एस्टेट को थोड़ा देर हटा देते हैं क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म क्लास, वो 3 एसेट क्लास देखता है नॉर्मली, अगर वो समझदारी से देता है। एक वो गोल्ड सिल्वर को देखता है जिसमें ग्रोथ आ रही है, अब तो 50-55% की ग्रोथ है, तो वो तो नोशनल है, मतलब उसकी एस्पिरेशन में है कि गोल्ड, काश मैंने गोल्ड खरीद लिया होता 60,000 रुपये पे तो आज 1.5 लाख रुपये होता। 2 क्लासेस वो करीब से सब देखता है, एक देखता है बैंक FDs को और दूसरा देखता है म्यूचुअल फंड के रिटर्न को। ये साल थोड़ा यूनिक आपको देखिए अगर नवनीत, इस साल RBI ने करीब 100 बेसिस पॉइंट के आसपास रेपो रेट कम की, इसके आगे बैंक FD के रेट्स कम नहीं हुए, बल्कि इनफैक्ट थोड़े तो है पिछले दिवाली से आप, लेकिन अगर आप देखें तो एवरेज तुलना करेंगे तो आपको रेट एवरेज अगर अभी आप देखें तो सारे बैंक्स, मतलब सारे, और बल्कि प्राइवेट बैंक्स तो 7% 8% थे, 6-6.5%, 7% के आसपास की FD के रेट मेंटेन करके रखे। बैंकों का चैलेंज है, उनको डिपॉजिट्स चाहिए क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिक्स्ड इनकम भी के दिन खत्म नहीं हुए हैं, मतलब फिक्स्ड कभी भी नहीं। हाँ, एसेट क्लास का जब बहुत सालों तक गोल्ड सिल्वर में रिटर्न नहीं थे और लोग बात कह रहे थे यहाँ 25% इक्विटी में बन रहा है तो गोल्ड सिल्वर में क्यों लगाना, तब भी हमने कहा कि एसेट एलोकेशन जरूरी है। और जब आज वहाँ 50 बन रहे हैं और 1 साल इक्विटी में 6% ही अगर बना है फ्लेक्सी कैप फंड में, तो भी हम कहेंगे सबकी जरूरत है जी। कभी भी हर एसेट क्लास की, जब फिक्स इनकम की भी जरूरत है आपको, इक्विटी की भी जरूरत है और गोल्ड सिल्वर की भी थोड़ी सी जरूरत है, वो एसेट एलोकेशन आपको बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब एक थाली होती है, उसमें आपको सब चीज़ें चाहिए, राइट। आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए पूरी, लेकिन वो हर बॉडी को अलग अलग चाहिए। अगर हम आप देखें तो ऑलमोस्ट FD और म्यूचुअल फंड के रिटर्न एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, बल्कि कई मामलों में अगर आप पर आप 3 साल देख लीजिए, 5 साल, 3 साल पहले FD की रेट क्या थी और 3 साल का रिटर्न म्यूचुअल फंड का देख लीजिए। इक्विटी फंड्स की बात करें हम, 5 साल की देख लीजिए, आज भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। 1 साल जब रिटर्न सिंगल डिजिट में आया, उसके बाद भी आप 3-5 साल के रिटर्न देखिए, बहुत ज़्यादा है। और वो नहीं हो सकता था जब 20-30% साल के रिटर्न बन रहे थे मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वो भी अनरियलिस्टिक थे, तो वो तो अनरियलिस्टिक था। तो कहीं ना कहीं तो 1-2 साल बाजार नीचे आना ही था। और वो मैं वही बात वापस करूंगा कि अगर आप एक SIP के निवेशक हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि बाजार नीचे आ गया, मेरे यूनिट ज़्यादा आ गई। अगर NAV ज़्यादा होती, मैं खुश हो जाता मेरी 2 साल की SIP देख के, लेकिन नई यूनिट्स कम आ रही है ना मेरे को, जो हर महीने पैसा दे रहा हूँ उसके लिए। सर, तो गिवन सिचुएशन में अभी जो है उसमें आपको 1 साल या 1.5 साल का रिटर्न सिनेरियो क्या दिखाई देता है एवरेज? मैं आपको सबसे पहले अंशुमन जी एक बात बताऊं कि हालांकि हर बार इन्वेस्टर ये पूछता अभी लगा दें, वेट कर लें। एक पीटर लिंच हुए हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर अमेरिका में, उनका एक कहावत, उनकी एक कोट है उनका कि मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। लोग एक करेक्शन का वेट करने में ज़्यादा लॉस कर देते हैं जितना करेक्शन में नहीं होता लॉस, क्योंकि अल्टीमेटली तो 20-30 साल में आपका पैसा बन जाएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, मैं कई निवेशकों को मिलता हूँ भारत में, छोटी छोटी जगहों पे जब जाता हूँ ना, सर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो 3-5 साल देखूंगा भी नहीं। मैंने कहा 5 साल बाद क्या करेंगे आप? आपके पास तो वेल्थ बढ़नी है, आपकी इनकम बढ़नी है, आप दुकान चला रहे हैं, आप कुछ भी एक साड़ी का स्टोर है, जो भी बिजनेस है आपका, आपकी तो इनकम बढ़नी है, सैलरी है तो भारत में आपकी इनकम बढ़नी है। आप 5 साल बाद ज़्यादा निवेश करेंगे, 10 साल बाद और ज़्यादा निवेश करेंगे, 20 साल बाद और ज़्यादा करेंगे। आप अगर यूरोप में जाएंगे ना अंशुमन जी, आपको फैमिलीज़ मिलेगी जिनके पास 300 साल का इतिहास है अपना, वो अपनी 7वीं 8वीं जॉर्ज पंचम, वो मतलब ऐसा आपको इतिहास बनाएंगे। आप जापान में जाएंगे, 800 साल का इतिहास है। हमारे यहाँ हर आदमी अभी भी यही सोच रहा है 1 साल का बाजार का व्यू क्या, 3 साल का क्या, 5 साल का। अरे भाई, बच्चों के लिए करना है, अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के लिए करना है, एक फैमिली की लेगेसी बनानी है। मतलब आप 1 साल आप आज बाजार में लगा रहे हैं, 1 साल बाद उस पैसे को कंज्यूम कर लेंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? वो निवेश के अंदर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन लाना कि आप 30-40 साल 50 साल निवेश करेंगे और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, लाइफ के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी मतलब आप लंबा जियोगे। हाँ, लंबा जियोगे, ज्यादा पैसा चाहिए आपको,
और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है। पहले हम ऐसा खर्चा नहीं कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेंसी और एक्सपेक्टेशंस, उनके लिए आपने जो भी निवेश किया आपको उससे ज्यादा करना है। हम बाजार पे आते हैं सर। शेयर बाजार की मौजूदा परिस्थिति अगर हम करीब से देखें तो ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर से इतना भारी है कि उसको जितना धक्का देके ऊपर चढ़ाया जाता है वो ऊपर टिक नहीं पाता, फिर वो नीचे खिसक के आ जाता है। बाजार में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया है, बाजार में कोई लेकिन ये है कि बाजार यहां से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत इतना भारी हो गया कि इसको इससे यहां से ऊपर उठा पाना मुश्किल। पूरा साल हम देखते चले आए इसी में। मैं उसके विपरीत भी बोल सकता हूँ कि उसको इतना गिराने की कोशिश करो तो भी नीचे नहीं आता है। वो ट्रम्प साहब ने भी कोशिश कर ली, विदेशी निवेशक भी बेच रहे हैं, और भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई भारत के बाहर से तो भी वो नीचे नहीं गिर रहा। वो कई कारण है। तो जो डोमेस्टिक इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स है, चाहे जीएसटी का कट है, पर्सनल इनकम टैक्स में जो कट हुआ है, या और जो रिफॉर्म्स हुए हैं, आरबीआई ने जो ब्याज की दरें कम करी है, लिक्विडिटी बढ़ा दी है, उन सब से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ बढ़नी चाहिए। बाजार में कंटिन्यूस फ्लोज आ रहे हैं एसआईपी वगैरह के, तो बाजार के अंदर लिक्विडिटी है। फॉरेनर्स बेच रहे हैं तो थोड़ी सी सप्लाई है। आईपीओस की सप्लाई भी काफ़ी सारी है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है और ये बहुत ज़्यादा गिर नहीं पा रहा है। तो बहुत रेंज बाउंड बाजार थोड़े टाइम के लिए रहना बहुत अच्छा होता है। ये आपको लगता है अच्छा है क्योंकि बाजार वो ट्रिगर, वो बुल रन, वो किक ढूंढ रहा है। शेयर बाजार एफडी थोड़ी है कि हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, 12 महीने आपको ऐसा क्रेडिट आती जाएगी कि भाई ये 3% बढ़ गया, 6, ऐसे नहीं होता है। जब बाजार एक साल में 30% बढ़ता है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि कोई साल में 10% नीचे भी जाए। तो आपको यहां से लगता है कि मार्केट ये देख रहा है कि उसे एक सस्टेन्ड बुल रन चाहिए, भले ही स्लो हो। वो स्ट्रक्चर बुल रन में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं क्या? 30 साल से चल रहे हैं सस्टेन्ड बुल रन में। इस साल मैं तो जब चालू किया 1982-84 में, मेरे ख्याल में 400 करीब का सेंसेक्स था, वहां पे आज 80,000 85,000 पे, राइट? तो आपको यहां से लगता है कि बाजार अभी भी ये साइडवेज मेंटेन रहेगा, या यहां से हमको कोई एक सस्टेन्ड, क्योंकि हम संवत की ट्रेडिंग देख मुझे लग रहा है यहां से सस्टेन्ड ग्रोथ आएगी। पिछले कुछ दिनों से अगर मैं देखूं, एनेक्डोटल एविडेंस बता रहा हूं आपको, लोग बोल रहे हैं अरे ट्रैफिक बहुत है, अरे देखो भीड़ लगी है दुकान पर, कहाँ जाए। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुझे इकोनॉमी में रिकवरी कंजम्पशन में रिकवरी आ रही है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो या नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो, कहीं ना कहीं रिकवरी आ रही है। पिछले कई वर्षों में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी सरकार ने मेहनत करी है, और मुझे लगता है कि आरबीआई के ये ब्याज की दरें कम करने से, लिक्विडिटी बढ़ाने से, और भी जो उन्होंने प्रयास किए हैं कि क्रेडिट ग्रोथ और बढ़े भारत में, आई थिंक उन सबका अच्छा परिणाम होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे भारत अमेरिका के बीच में जो भी टैरिफ्स को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रहा पिछले कई महीनों में, कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे उसमें भी एक आशा की किरण दिख रही है। इंडिया सबसे बड़ी विश्व की डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, सबसे बड़ा दुनिया का बाजार यहाँ पर है, सबसे बड़ी टैलेंटेड लेबर फोर्स यहाँ से निकलती है, तो वो इग्नोर नहीं कर सकते भारत को। ऐसा नहीं हो सकता है। विश्व का हर देश देख रहा है कि भारत में हम क्या करें। यूके से इतना बड़ा डेलीगेशन, उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इतिहास में कभी इतने सारे सीईओ एक साथ नहीं आए हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो लेकर के, और उन्होंने जो कहा है वो सबने सुना है। चाहे यूरोपियन यूनियन हो, सब जगह से सब लोग भारत में संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता है कि हम भारत में बैठकर हमारे प्रति हम निराशाजनक रहें। हमें आशाजनक रहना चाहिए। सर, जीएसटी के कट को लेकर बाजार में चर्चा है कि जीएसटी का कट, आपको लगता है कि क्या ये जो रुका हुआ डिमांड साइकिल है उसको ट्रिगर करेगा? क्योंकि दो तरीके की थ्योरी, एक थ्योरी तो मिल रही है कंपनियों से, जब हम बात करते हैं कि प्राइस कट हुआ, इनिशियली फेस्टिवल की डिमांड आई, उसको आप एक लेटेंट पेंटअप डिमांड कह सकते हैं। बट अगर कॉस्ट बढ़ती देखें, रूपी का डिवेल्यूशन देखें, कॉपर के प्राइसेस देखें, तो लोगों को लग रहा है कि जो अगला फेज आएगा उसमें ये जीएसटी की जो भी कट है ये एडजस्ट हो जाएगी, प्राइसेस फिर बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो एस्टिमेशन आए, जैसे आरबीआई के ग्रोथ के जो नंबर्स आए या बाकी लोगों के नंबर्स आए, वो उतना बड़ा ट्रिगर ग्रो इकोनॉमी में नहीं बता रहे हैं। जैसे आरबीआई 6.5% की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा था, 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी उसने 6.8% की जो भी मुश्किल दिखाई दे रही। तो ये जीएसटी का जो पूरा कट है, क्या ये वो जो रुका हुआ कंजम्पशन साइकिल है पिछले करीब 18-19 महीने, बल्कि आप 20 महीने मान लें, कोविड की पेंटअप डिमांड निकलने के बाद से हम कंजम्पशन के लेवल पे, क्या अभी ये सफिशिएंट है? इसके बाद आप कंजम्पशन लेड स्टोरी का रिवाइवल देखेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट लेड स्टोरी तो रिस्क में है,
सबको दिखाई दे रहा है भारत की, या अभी आपको लगता है कुछ और ज़रूरत है सरकार को करने की? बहुत सारी चीज़ें हो रही है और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट लेट तो अभी खतरे में, ऐसा नहीं है। अमेरिका से ज़रूर पिछले कुछ महीनों में जो एक थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे टेक्सटाइल्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जेमन ज्वेलरी है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जहाँ अमेरिका में जो एक्सपोर्ट्स पे एक फ़र्क पड़ा है तो वो थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बट दूसरे के दूसरे बाजार खुले हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंडस्ट्री को चुनौती आती है उसी समय पर नया इनोवेशन होता है, उसी समय पर आप जाके नए बाजार ढूंढते हैं, उसी समय पर आप कुछ नया और कुछ काम करते हैं तो इंडस्ट्री अच्छी बनती है। जब परेशानी का समय होता है तभी आपका एक, मैं कहूँगा कि नई चीज़ें उस पर बनती है। और जीएसटी से मुझे लग रहा है कि जहाँ तक हम कंपनियों से बात कर रहे हैं तो उन सबको लग रहा है कि ग्रोथ का रिवाइवल सामने होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि पर्सनल इनकम टैक्स में जो कट दिया है उससे जो अगर आपने ज़्यादा पैसा छोड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन्फ्लेशन 1.5% ही रह गया अगर खाली भारत में, तो कहीं ना कहीं आपका अगर वो महंगाई अगर कम हुई है तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं और खर्च होगा। और स्टेट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी देखिए, चाहे वो वेलफेयर स्पेंडिंग हो, उसका आई डोंट नो क्या इम्प्लीकेशन कभी स्टेट फाइनेंसेस पर होगा, पर वो भी कहीं ना कहीं पॉकेट में तो लोगों के पैसा गया है, वो खर्च होगा। सर जब ये स्टोरी है तो एफआईज क्यों बेच रहे हैं? एफआईज ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये अगर हमें लग रहा है कि स्टोरी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा पूछा आपने ये। तो एफआई अगर देखेंगे पिछले 30 वर्षों में तो एफआई का एक समय पर बाजार में 23-24% स्टॉक तो वही ओन करते थे, भारतीय तो निवेश नहीं कर रहे थे, उनकी ओनरशिप थी। और अगर आप फ्लोटिंग स्टॉक 50% है तो बाजार का आधा फ्लोटिंग स्टॉक फॉरेनर्स के पास था। कभी ना कभी ये होना था कि भारत के जो निवेशक हैं भारत की कंपनियों में ज़्यादा अपना निवेश रखें, ऐसा कभी ना कभी तो होना था। ये एक पिछले 10 वर्षों में होना चालू हुआ है। हर बाजार में सौदा होने के लिए अगर एक बायर है तो एक सेलर होगा, या तो कंपनी अपना आईपीओ कर रही है या प्रमोटर बेच रहे हैं, और या फॉरेनर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, या देश का निवेशक खरीद रहा है बेच रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग एक साथ खरीद रहे हैं एक साथ बेच रहे हैं, तो एक तरीका है। दूसरा मुझे लगता है कि आज जो बड़ा पैसा एफआईआई का जा रहा है वो जा रहा है एआई ट्रेड में। आप अमेरिका देखेंगे, कोरिया, ताइवान, जापान, चाइना, ये 4-5 देशों में जो पैसा जा रहा है वो गिनी चुनी कंपनियां जहां पर एक एआई की बड़ी स्टोरी है। आप यूएस में देखते हो एनवीडिया का नाम सुनते हो, यूएस में आप उन कंपनियों का नाम सुनते हो। सेम वही जापान में हो रहा है, सेम कोरिया में हो रहा है, सेम ताइवान में हो रहा है, सेम लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि एआई हाइप साइकिल में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो निवेश वाला जो है वो एक हाइप साइकिल है। एआई एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मानवता के इतिहास में, इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन है ये, जहाँ पर मशीन एक ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने की एक क्षमता बना पा रही है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कई बार एक ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ है और शेयर बाजार में कुछ और हो जाता है। मुझे लगता है वो गिनी चुनी कंपनियों में बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और भारत समझबूझ से, समझदारी से एआई का यूज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। हम एआई अडॉप्टर्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम पैसों पर, इतनी हमने, जिसको मैं कहूँ कि एक फ्रूगल इंजीनियरिंग हमने कर ली कि आज हमारा जो यूपीआई है इतने कम खर्चों पर, वैसा आपको डिजिटल फाइनेंस अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने फाइबर बिछाया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, उन्होंने इंटरनेट दिया, बट आज भारत के 140 करोड़ लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा हो गया। तो मुझे लगता है एआई में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा, और अल्टीमेटली भारत इतना बड़ा बाजार है, विश्व के निवेशक लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। मतलब वो तलाश क्या रहे हैं सर, ये बताइए आप बेहतर। मुझे लगता वो है वैल्यूएशन वैल्यूएशन कलेक्शंस, ये जो एक एआई का जो हाइप इन्वेस्टमेंट साइड पे बन रहा है, जब कहीं ना कहीं लगेगा कि वो जो वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में वहां पर हम बहुत ज़्यादा एक हाइप बना रहे हैं, वो आई थिंक जब थोड़ा टूटेगा तब इस बार तो पर पहले ऐसा नहीं हुआ। जब 99-2000 में जब इंटरनेट का बूम बना तो भारत का टेक्नोलॉजी क्षेत्र भी उतना ही चल रहा था, और जब अमेरिका के बाजार गिरे हमारे भी गिरे। 2007-8 में, 2006-7-8 में जब इमर्जिंग मार्केट्स में तेज़ी आई तो वो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तेज़ी थी। भारत में भी वही क्षेत्र चल रहे थे, तो जब वहाँ के बाजार गिरे हम भी उतने ही गिरे। इस बार थोड़ा सा ट्रेड फर्क है। विश्व में जिस तरह की कंपनियां और जिस तरह के बिजनेसेस का स्टॉक जो भी चल रहा है, और भारत की जो कंपनियां और बिजनेसेस जिस तरह से देख रही है, उनमें कहीं ना कहीं एक फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ कुछ भी अगर होगा तो उसका एक भारत को
कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो क्या आप एआई बबल या के बस्ट होने एआई को सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ। एआई इन्वेस्टमेंट साइड से एआई बबल को बस्ट होने की बात, इन्वेस्टमेंट साइड से कुछ देशों में कुछ कंपनियों में जिस तरह का वो सैकड़ों बिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छे रिटर्न बने। एक और सवाल जो इंडिया में एफआईज के सेल ऑफ से या एफआईज के इन्वेस्टमेंट घटने के बारे में है, वो क्रिप्टो की तरफ से माना जा रहा है। ह्यूज क्रिप्टो ईटीएफ्स पूरी दुनिया में आए हैं, मेजर एफआईज ने फंड्स लगाए हैं और पूरी दुनिया में बन रहे हैं। क्रिप्टो कितना बड़ा फिनोमेना है जो लिक्विड कैपिटल मार्केट में मूव करती थी। सबसे वॉलेटाइल मार्केट है और आप उसमें घटत बढ़त देखिए, 10-10% रोज का ऊपर नीचे होता है, तो इसका मतलब वो स्टोर ऑफ वैल्यू तो नहीं हुआ। अगर इतनी घटत बढ़त कोई अगर उसको एसेट क्लास का नाम दूं तो मैं ऐसा तो कोई एसेट क्लास नहीं होनी चाहिए। शेयर बाजार में भी इतने करोड़ों लोग बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं, पर ऐसा तो मूवमेंट नहीं होता एवरी डे। मुझे एक सवाल, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ मुंबई में, जितने बीएफएसआई के लोग हैं वो क्रिप्टो को लेकर बड़े स्केप्टिकल हैं। इंडिया में सरकार भी स्केप्टिकल है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें, ग्लोबल फंड्स का फ्लो देखें, जापान का मार्केट देखें, कल फ्रांस ने टोकेनाइज्ड एक्सचेंज अनाउंस किया, जापान में पूरा का पूरा नया आर्किटेक्चर शुरू हुआ, फंड्स के फ्लोज पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। चाइना और इंडिया दो इस तरीके के मार्केट हैं जिन्होंने जो क्रिप्टो स्केप्टिकल हैं एक लेवल से जाके, रेगुलेटरी लेवल पर भी और इंडस्ट्री के लेवल पर। चीजें हैं, एक कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे मिस कर रहे हैं जो हो रहा है। नहीं, दो चीजें हैं, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और एक क्रिप्टो एज ए करेंसी है। उन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आरबीआई की भी सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। विश्व में कई सारे देश हैं, कई सारी चीज़ें सोच रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे इनोवेशन की संभावना है। और दूसरा है एक क्रिप्टो करेंसी। क्या वो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये स्पेकुलेशन है, क्या ये ट्रेडिंग है, ये अभी किसी को, कुछ लोगों का एक बहुत स्ट्रांग व्यू है, कुछ लोगों का दूसरी तरफ का स्ट्रांग व्यू है। लेकिन कम से कम एक ध्यान रखिए, आज आप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो बिजनेस चल रहा है, कंपनी एक रेवेन्यू बना रही है, कंपनी एक प्रॉफिट बना रही है, उसका आपको डिविडेंड देती है या कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। आज जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, तो आपको एक ब्याज की इनकम आती है। आप एक रियल एस्टेट लेते हैं, कमर्शियल लेते हैं, रेजिडेंशियल लेते हैं, तो किराए की इनकम आती है। गोल्ड सिल्वर एक ऐसा है कि भाई पता नहीं भविष्य में जो भाव होगा वो मेरा है, उसमें कोई अंडरलाइंग इनकम नहीं है। क्रिप्टो तो और भी मुझे समझ में नहीं आता, मतलब उसमें कैसे ऐसी एक अंडरलाइंग वो जो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई मैंने आपको, जहाँ पर कि वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम है या एक इनकम स्ट्रीम है या उसकी एक वैल्यू, उसको वैल्यू कैसे करें। लोग जो ब्लैक रॉक और फिडेलिटी को पैसा लगाते हुए देखते हैं इन फंड्स में और इनको नहीं, और बड़े तो तब उनको जब उनको दिखता है कि अमेरिका में कानून, वो नहीं पैसा लगा रहे, उनका तो फंड है जिसमें लोग पैसा लगा रहे हैं, मतलब वो फंड लेके आ रहे हैं। जनता तो अभी 20-25 करोड़ लोग गेमिंग ऐप पर भी खेल रहे थे। अब वो अच्छा था कि नहीं था, लोग तो अभी F&O में भी खेल रहे हैं, लोग तो बहुत सारी चीजों में खेलते हैं। सर एक सवाल, वेल्थ क्रिएशन का मैं तो हमेशा कहता हूँ 30 साल का हमारा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब कई सारे जो फंड्स हैं वो 30 साल से हैं, तो वो एक ही फॉर्मूला है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, सही निवेश, लंबा समय और संयम। मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ों से ही बड़ा पैसा बनता है। एक सवाल सिर्फ पर, SIF शुरू हुए, आ गए, म्यूचुअल फंड के लिए चुनौती है SIF आने वाले समय में, खासतौर से जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए सिर्फ कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से आपको इसका भविष्य कैसे शुरुआत में दिखाई देता है। अब 30 सालों से मैंने इंडस्ट्री में देखा है, सेबी इंडस्ट्री एसोसिएशन म्यूचुअल फंड सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। जिस तरह से बाजार इवॉल्व होता है उस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। जब हम बाजार में थे अर्ली 90s में, तब तो वो ब्याज बदला चलता था, उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आ गए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आ गए, नए नए प्रोडक्ट आते रहे, तो उसके हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते रहे। कोई ज़माने में क्रेडिट फंड्स नहीं होते थे, सेबी ने क्रेडिट फंड लॉन्च किए, हाइब्रिड फंड्स में नई नई चीज़ें आई, मल्टी एसेट फंड आया कि भाई आप इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एक ही फंड में रख सकते हो। तो एक एवोल्यूशन होता है इंडस्ट्री का, नए प्रोडक्ट्स आते हैं। PMS को एक और रूप में था, अभी एक
पीएमएस काफ़ी एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, रिलेटिवली म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड है, बट पीएमएस भी है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 20 साल पहले तो नहीं थे, नहीं थी, अभी आई है। 10-12 साल पहले बने, आज वो एक बड़ी हो गई है। उसके अंदर भी कैटेगरी 2 है, जैसे हमारा एक फंड ऑफ फंड है कैटेगरी 2 का, जो प्राइवेट एक्विटी वीसी फंड्स में लगाता है। अभी हमारा एक प्राइवेट क्रेडिट फंड चल रहा है एआईएफ के अंदर कैटेगरी 2 में, तो जो हाइल्डिंग जिसके अंदर हम बॉन्ड्स में निवेश करेंगे। तो नई नई कैटेगरीज बनती जा रही हैं। उसी के अंदर भी एसआईएफ भी एक कैटेगरी है, जहाँ पर जैसे अगर एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है कि जब आप कुछ स्टॉक्स लॉन्ग कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट कर सकते हैं। भारत में अभी तक का अगर हम इतिहास देखेंगे तो कई कैटेगरीज को इवॉल्व होने में समय लगता है। इन्वेस्टर्स को बहुत ऐसा जल्दी में नहीं रहना चाहिए कि कोई गाड़ी छूट जाएगी, कि रेल निकल जाएगी। ऐसा कोई ये थीमेटिक चीज़ नहीं है कि ये थीम में हमने आज निवेश नहीं करा है कि डिफेंस फंड है, ये चल रहे हैं और स्टॉक हमारे कहीं मिस हो जाएंगे 4 साल बाद। ये ऐसा थीम या ऐसा फंड नहीं है। एक स्ट्रैटेजी है, जैसे एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है जो कैश फ्यूचर्स आर्बिट्राज करती है, वैसे एक एसआईएफ में भी कई नई स्ट्रैटेजीज बनी है, तो एवोल्यूशन होगा। अच्छी बात है हमारे रेगुलेटर्स की, हमारी इंडस्ट्री की, कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स की नीड्स बढ़ती है, जिस तरह से बाज़ार डेवलप होता है, जिस तरह से बाज़ार में नए प्रोडक्ट्स की डिमांड और हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी बनती है, उस तरह से रेगुलेटर भी कोशिश करते रहते हैं। सर, किनको एसआईएफ के बारे में सोचना चाहिए निवेश के लिए? क्योंकि हमारे पास दो बास्केट हैं इन्वेस्टर्स के लिए। एक तो म्यूचुअल फंड की पुरानी बास्केट है और एक पीएमएस है, जो कि इनके बीच में एसआईएफ कहीं खड़ा होता है। कौन से ऐसे इन्वेस्टर आपके दिमाग में है, इतने से वर्षों में 30 सालों में आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए देखा है, जिनको लगता है कि नहीं, उनके लिए बी फिटिंग है, ये वो लोग ऐसे हैं जिनको एसआईएफ के बारे में निवेश में सोचना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसको दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ। आज भी हम कोशिश क्या करते हैं कि हम चेस कर लें एक प्रोडक्ट को, हम एक कोई थीम को ऐसा चेस कर लें, हम कोई एक ऐसा सेक्टर फंड, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कौन से सेक्टर फंड में लगा दें कि बाजार से बहुत बड़ा रिटर्न आ जाए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि सोल्यूशन क्या है, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना है, मेरे को मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए बनाना है, मेरे को 10-15 साल के लिए सेव करके कुछ एक कॉर्पस बना लेना है, 3 साल बाद मेरे को गाड़ी खरीदनी है उसके लिए बनाना है, साल भर के बाद वेकेशन लेना है उसके लिए खर्चा करना है। हम किसके लिए निवेश कर रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसके बाद उसको म्यूचुअल फंड के जरिए करें, एसआईएफ के जरिए करें, पीएमएस के जरिए करें, एफ के करें, वो सब बात की बात है। मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉन्वर्सेशन उस पर होना चाहिए। और आज ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत आप जो मैं कहूँगा कि समस्या का एक स्टेटमेंट है और उसके नीचे सॉल्यूशन का एक स्टेटमेंट है, तो वो सॉल्यूशन मिल सकता है। और इंडस्ट्री में अच्छा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। 10 लाख के ऊपर एक एसआईएफ का प्रोडक्ट है, 50 लाख के ऊपर पीएमएस का प्रोडक्ट है, 1 करोड़ के ऊपर एआईएफ का प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान है, जहाँ पर सबसे कम कॉन्वर्सेशन होता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या बनाना है मेरे को हम प्रोडक्ट्स में ही डिस्कशन करते रह जाते हैं कि कहीं तो यार एक मैजिकल चीज़ मिल जाए जहाँ ज़्यादा पैसे बन जाएं। वो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय तक बनाने की ज़रूरत है। कितने समय तक आप उसको कंपाउंड कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बना लें और उसके बाद कभी जीवन में खेल ही नहीं पाए तो मतलब नहीं है वो ट्रिपल सेंचुरी का। आपको अच्छा एवरेज अगर बैट्समैन ने 50 के रन की एवरेज कर ली अगर 1000-2000 मैचेस में, तो वो लेजेंड बना है। 10,000 मैच में कर ली सचिन ने, तो वो लेजेंड बने हैं। जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी एक मैच में, 2 मैच में, वो कभी भी लेजेंड नहीं बने। आपको नाम भी याद नहीं है आज उन प्लेयर्स के हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं, इसके बाद हमारा छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड होगा। सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग के लिए 2025 से 2035 के बीच में अगर आपको इस आने वाले डिकेड में इन्वेस्टमेंट के मेगा ट्रेंड्स चुनने हो तो वो कौन से 3 मेगा ट्रेंड होंगे जिनको इन्वेस्टर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए? आई थिंक भारत एक ऐसा देश है, $2500 की पर
कैपिटा हमारी जीडीपी है और 140 करोड़ लोग हैं। तो जब 2500 से 3000 जाती है, जब 4000 जाती है, जब 5000 जाती है, तो एक नया कोहोर्ट आता है, एक नई डिमांड शुरू होती है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। आज जो प्रोडक्ट 1 लाख फैमिलीज़ खरीद सकती हैं, उसके बाद 10 लाख फैमिलीज़ खरीदती हैं, उसके बाद 50 लाख फैमिलीज़ खरीद सकती हैं, मार्केट एक्सपैंड होता है। मुझे लगता है कंजम्पशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इनोवेशन की जहाँ तक हम बात करें, हमने एक इनोवेशन फंड लॉन्च किया था कि आइडिया था कि जितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जितने कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, सप्लाई चेन में चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो जो कंपनीज हैं जो एक इनोवेटिव तरीके से एक जिसको कहें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखा और उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेशन से देखा और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। और हम कितना भी कह दें कि भारत में ये तो अमेरिका में टैरिफ्स का इशू हो गया वगैरह, बट कहीं ना कहीं अगले 20-25 साल में भारत में 15-20 करोड़ लोग लेबर फोर्स में ज्वाइन करेंगे और 15-20 करोड़ चाइना में निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एजिंग पॉपुलेशन है। तो चाइना +1 इज़ अ स्ट्रक्चरल स्टोरी इन द लॉन्ग रन। पर कई बार ऐसा होता है, हाइप बन जाता है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉटम अप स्टॉक में कि वो जो एक थीम मैं आपको बता दूं, लेकिन वो प्राइस में है कि नहीं। 3-4 साल पहले हमने डिफेंस फंड लॉन्च किया, बहुत अच्छी थीम है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो स्टॉक के प्राइसेस इतने चढ़ गए, वो उसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम था कुछ कुछ स्टॉक्स में, तो हमने उसमें खाली एसआईपी लेते थे और 1 साल पहले हमने उसमें एसआईपी भी बंद कर दी, क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थीम को पकड़ लेना अलोन इनफ नहीं है। तो हम आ गए आखिरी रैपिड फायर राउंड पर, और इसमें हमारे 5-6 सवाल होंगे, जिनका एक सवाल में जवाब एक लाइन में आपसे जवाब चाहिए होगा, क्योंकि आप HDFC म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं और एमफी के प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, तो इससे आपसे चेयरमैन था मैं थे, हाँ सॉरी थे। तो एक पहला सवाल है कि सर, अगर आपको एसआईपी का जो एग्जिस्टिंग इनफ्लो है इसे अगले 1 साल के भीतर डबल करना हो, तो एक कौन सा फैसला आप करना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो प्रयास यही है कि भारत के हर घर तक पहुंचे। HDFC AMC का मिशन है टू बी दी वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, टू बी दी वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। करीब 1.5 करोड़ निवेशकों का हम पैसा मैनेज करते हैं, हमारे को नंबर बहुत बढ़ाना है। आपका क्या अनुमान है, पैसिव फंड भारत में AUM का 50% कब पार करेंगे? एक्टिव बहुत बड़े रहेंगे अगले, हाँ मेरे जन्म में एक्टिव बहुत बड़े रहेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से बाजार की सबसे ओवर स्टेटेड थीम कौन सी है इस समय? मुझे लगता है इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पर देखना चाहिए। अच्छा, एक किताब जिसने आपके के पूरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है? पढ़ लीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में मिलेनियल्स की, जो मिलेनियल्स हैं और जेनजीज हैं, दोनों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? नहीं, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उनसे। मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है। वो सिर्फ निवेश ही नहीं करना चाहते, वो एंगेज रहना चाहते हैं, वो एनलाइटेंड होना चाहते हैं, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, जेन जी से हो या मिलेनियल से हो। और हर जनरेशन को लगता है कि आगे की जनरेशन को समझ कम है, लेकिन हर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा समझदार है। बाजार जब अचानक टूटता है तो आपका स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? मेडिटेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप फिनांस में नहीं होते तो क्या कैरियर होता? नहीं, मैं यही करता, मुझे पूरे देश के लिए पैसा बनाना है, मेरा संकल्प है एकदम। फूड कौन सी फेमस पसंद डिश आपकी जो आप राजस्थान से आते हैं? सारे कहीं पे। भारत में तो इतनी विविधता है कि आपको हर 200 किलोमीटर पर थाली बदल जाती है। थाली पर बैठकर जो वहाँ पर आपको स्थानीय खाना मिले, उसका एक बड़ी महत्ता है। भारत में 30-35 साल के इन्वेस्टर्स का नंबर सबसे बड़ा है एमपी के आंकड़ों के हिसाब से। उनके लिए सबसे आइडियल इक्विटी एलोकेशन क्या होना चाहिए? वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। 1 साल बाजार अगर 10-15% नीचे रहे तो क्या हमारी भाषा में बोलते हैं, पेट का पानी हिलेगा क्या? अगर हिलेगा तो उतना मत रखिए 100%, नहीं हिलेगा तो रखिए। एक एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। म्यूचुअल फंड सही है, ये थीम स्थापित हो गई, अगर इसको बदल के या इसकी जगह कुछ नई थीम लानी हो तो आपका वो सूत्रवाक्य जंगल क्या होगा? म्यूचुअल फंड सही है, दूसरा दोबारा 2035 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहचान में नहीं आएगी, ये सेंटेंस आप कैसे कंप्लीट करेंगे? भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2035 में बिल्कुल दूसरे चेहरे पे होगी, वो क्या चेहरा हो सकता है? वो देश के लिए इतना कुछ करेगी कि हर भारतीय को इस इंडस्ट्री पर गर्व होगा।
थैंक यू सर। बहुत थैंक यू बहुत नवनीत सर, धन्यवाद। हमारे साथ आने के लिए, समृद्ध शास्त्र में इतने विस्तार से बात करने के लिए, इतने महत्वपूर्ण सूत्र देने के लिए, इस दीपावली पर लोगों के निवेश की समझ को बेहतर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। समृद्ध शास्त्र के अगले संस्करण में मैं फिर आऊँगा आपके साथ किसी एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति को लेकर जो आपको आपका शास्त्र, आपका गाइड, आपका मेंटर होगा आपके निवेश के सफ़र में। बहुत बहुत आभार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।